कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सबके फोन में एक हाई अलर्ट नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में बताया जा रहा था कि एक विशाल ज्वालामुखी फट गया है, जिससे एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर बन गई है जो तेजी से पूरे देश को तबाह करने वाली है। फिर हमें कहानी का मुख्य किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम ओल्ड हे है। ओल्ड हे ने अपना फोन उठाया तो देखा कि कोरिया और उत्तर कोरिया की सीमा पर भूकंप आया है। अलर्ट में अपने देश के लोगों को सावधान रहने की हिदायत थी। ओल्ड हे अभी ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि पीछे की जमीन से मैनहोल के ढक्कन उछल उछल कर उड़ने लगे। एक ढक्कन ने ठीक उसकी कार की पिछली खिड़की का शीशा चूर चूर कर दिया। फिर बिल्डिंग की बाहरी दीवार का शीशा बड़े बड़े टुकड़ों में गिरने लगा और पूरी इमारत हिलने डुलने लगी, ढहने वाली थी। ओल्ड हे ने देखा कि मामला गंभीर है। उसने तुरंत कार को उल्टी दिशा में घुमाया और सामने वाली लेन में घुसा दिया। अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल और किस्मत के बल पर वह किसी तरह गली से निकल आया। वह कार से उतरा और हालात देखने लगा। सड़क पर तबाही मची हुई थी। भूकंप में बहुत सारे लोग मारे गए थे और भी बुरा यह कि पास की एक ऊंची इमारत उसी तरफ गिर रही थी। ओल्ड हे ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। फिर से किस्मत ने साथ दिया और वह बाल बाल बच गया। जल्द ही न्यूज में इस आपदा की खबर आई। रिपोर्ट में बताया गया कि भूकंप का कारण बैकडू माउंटेन यानी चांगबाई पर्वत पर ज्वालामुखी फटना था, जिससे 7-8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। कोरियाई प्रायद्वीप भूकंप क्षेत्र पर स्थित है, जिस कारण समुद्री मार्ग ठप हो गए, सड़कें पूरी टूट चुकी थी और लोगों में भारी मौतें हुई। यहाँ तक कि लेबर पार्टी की मीटिंग में शामिल नेता और अधिकारी भी प्रभावित हुए। देश तुरंत इमरजेंसी में चला गया। चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सबसे तेजी से रिएक्शन दिया। चीन ने 5 हेवी आर्मर्ड कंबाइंड ब्रिगेड्स को तुरंत चीन उत्तर कोरिया सीमा पर तैनात कर दिया ताकि अपनी जमीन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे। दक्षिण कोरिया में तैनात अपने सैनिकों और डिप्लोमेट्स को तुरंत वापस बुलाया। दक्षिण कोरिया सबसे ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि वह उत्तर कोरिया से लगा हुआ है और सियोल ज्वालामुखी से 500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। अभी तक बैकडू माउंटेन में कुल 4 मैग्मा चैम्बर हैं। सिर्फ पहले नंबर के मैग्मा चैम्बर के फटने से ही इतनी भयानक तबाही हुई। अगर बाकी भी फट गए तो जान माल का नुकसान असीमित होगा, खासकर चौथा मैग्मा चैम्बर। सिमुलेशन से पता चला कि अगर वह फटा तो उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों देश मिट जाएंगे। भूवैज्ञानिक जियांग फेंगलाई ने सुझाव दिया कि 200 लोगों को मैग्मा लेयर के नीचे एक सुरंग खोदने के लिए भेजा जाए ताकि कुछ मैग्मा बाहर निकल जाए और पत्थर की परत का दबाव कम हो। इससे 5% संभावना है कि आपदा रुक जाए, लेकिन सुरंग खोदने में पूरे 1 महीने लगेंगे और उन 200 लोगों के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। राष्ट्रपति ने गहरी सांस ली। उनके पास सिर्फ 4 दिन थे। सुरंग खोदना नामुमकिन था। तभी इंटेलिजेंस चीफ ने बैकडू माउंटेन की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैप लाकर दिखाई। पास में 12 माइन है। अगर माइन टनल्स का इस्तेमाल करके खोदा जाए तो समय कम लग सकता है। प्रोफेसर ने 5 किलोमीटर गहरे 9 नंबर के कॉपर माइन को चुना। अगर वहाँ 60 लाख टन विस्फोटक शक्ति वाला धमाका किया जाए तो सबसे तेजी से संकट टाला जा सकता है। राष्ट्रपति ने देखा कि अधिकारी चीन की बात से डर गए हैं तो निराश होकर बोले। उन्होंने प्रोफेसर को अकेले ऑफिस में बुलाया और कहा कि वह चीन से इस बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर को बस प्लान को सही तरीके से चलाने की गारंटी देनी है। जियांग फेंगलाई गुस्से से पागल होने लगा। वह तो बस डेटा की सटीकता का जिम्मेदार है। वह एक पढ़ा लिखा आदमी है। न्यूक्लियर बम कहाँ से लाएगा? फिर भी दक्षिण कोरिया के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन पड़ोसी उत्तर कोरिया के पास है। अभी वहाँ अफरा तफरी मची हुई है। बेहतर यही है कि मौके का फायदा उठाकर कुछ चुरा ले। मौत के खतरे के बीच राष्ट्रपति ने दांत पीसकर हामी भरी और तुरंत ऑर्डर दिया। देश के टॉप बम डिस्पोजल एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करो। कमांडर का सबसे पहले दिमाग में आया ओल्ड हे, यानी वीडियो की शुरुआत में मौत से बाल बाल बचा वह शख्स। बम डिस्पोजल की इस लाइन में सबसे जरूरी चीज होती है किस्मत। 13 साल का अनुभव रखने वाला टॉप एक्सपर्ट ओल्ड हे के पास किस्मत भी थी और अनुभव भी, लेकिन जब उसे मिशन बताया गया तो उसने तुरंत मना कर दिया। अगर वह मिशन स्वीकार करता है तो उसकी पत्नी को अमेरिका में सुरक्षित जगह भेज दिया जाएगा। परिवार की सुरक्षा के लिए उसे मजबूरन हामी भरनी पड़ी। अगले दिन दक्षिण कोरिया ने पूरे देश के बेस्ट बम एक्सपर्ट्स को बुलाया। उन्हें उत्तर कोरिया में घुसकर न्यूक्लियर बम चुराने भेजा जाना था। न्यूक्लियर बम कहाँ रखे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उत्तर कोरिया के किसी हाई रैंकिंग जनरल को गाइड बनाना था। मिलिट्री डिपार्टमेंट के ली जुनपिंग, लेकिन उसकी जासूसी पहले ही पकड़ी जा चुकी थी और उसे गुप्त रूप से जेल में डाल दिया गया था। अच्छी बात यह कि उसके सिर में लगा GPS अभी तक नहीं पकड़ा गया था। मिशन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए 2 टीमें बनाई गयी। एक ओल्ड हे की लीड में एक्सपर्ट टीम जो बम को डिसआर्म और फिर इंस्टॉल करने का टेक्निकल काम करेगी। दूसरी सुपर एलीट स्पेशल फोर्स टीम जो कैदी को रेस्क्यू करेगी, दुश्मनों को साफ करेगी और एक्सपर्ट्स की सुरक्षा करेगी। जाने से पहले एक्सपर्ट टीम को न्यूक्लियर बम के डिटोनेशन मैकेनिज्म का क्रैश कोर्स दिया गया, क्योंकि दक्षिण कोरिया के पास असली न्यूक्लियर बम नहीं है, सिर्फ मॉडल पर प्रैक्टिस। यहाँ तक कि बैटल हार्डन्ड ओल्ड हे भी इन जटिल इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर हैरान रह गया। असली न्यूक्लियर बम कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। 3 घंटे बाद दोनों टीमें रवाना हुई। स्पेशल फोर्स की सैन्य चाल ढाल के सामने टेक्निकल टीम बिल्कुल फीकी लग रही थी। दोनों प्लेन चुपके से उत्तर कोरियाई एयर स्पेस में घुसे। वहाँ ज्वालामुखी की राख बहुत ज्यादा थी। जल्द ही एक प्लेन का इंजन खराब हो गया। ओल्ड हे ने बाहर देखा तो दूसरा प्लेन लपटों के साथ जमीन की ओर गिरता हुआ दिखा। टेक्निकल टीम घबरा गई। जनरल कुई ने दुखी होकर बताया कि स्पेशल फोर्स के सभी सदस्य मारे गए। अब मिशन उन्हें अकेले पूरा करना होगा।
होगा। ओल्ड हे ने मजबूरी में अपनी बाकी पेन पुशर टीम को लेकर आगे बढ़ा। ये लोग जो रोज कलम चलाते थे अब बंदूक थाम रहे थे। इतने अनप्रोफेशनल साथी देखकर ओल्ड हे का भी दिल बैठ गया। आखिर उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल में घुसकर बम चुराना था, लेकिन जगह पहुंचकर पता चला कि ज्वालामुखी भूकंप के कारण जेल में दंगा हो गया था। गार्ड या तो मर गए या भाग गए। अब जेल पूरी तरह अनप्रोटेक्टेड थी। फिर भी ओल्ड हे को डर लगा कि शायद ली जुनपिंग पहले ही भाग चुका होगा। जेल में बंद कैदी भी बंदूक ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे। ली जुनपिंग भी निराश दिख रहा था। ओल्ड हे ने जल्दी से पासवर्ड कोड पूछा। सामने वाला चुप रहा तो ओल्ड हे ने खुद कोड बोल दिया। इसके बाद कनेक्शन पूरा हुआ। जब उसे पता चला कि ये लोग ज्वालामुखी को उड़ाने के लिए न्यूक्लियर बम चुराने आए हैं तो ली जुनपिंग ठाका मारकर हंस पड़ा। ओल्ड हे जल्दी से समझाने लगा, बस हमारी टीम को न्यूक्लियर बम तक ले चलो, फिर हम तुम्हें आजाद कर देंगे। ये सुनते ही ली जुनपिंग खड़ा हो गया। उसके इस अचानक हरकत से बाकी सब डर के मारे कांप उठे, सोचने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन वह सिर्फ इतना बोला, हथकड़ी खोल दो। उसने कहा, मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा, बड़ा धमाका करने जा रहा हूँ। ओल्ड हे के पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार उसने हामी भर दी और कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट का समय दो, नहा लो, तैयार हो जाओ। ली जुनपिंग बाथरूम में गया। बाल दाढ़ी काट कर गंदगी साफ करके वह भिखारी से हैंडसम लड़के में तब्दील हो गया। फिर उसने सिर के पीछे लगा जीपीएस ट्रैकर कैप्सूल निकाला, ओल्ड हे के बटुए से मैप निकाला, सारी जानकारी याद कर ली और मैप को निकल लिया। रास्ते में अब पूरी तरह बेखौफ ली जुनपिंग ने ओल्ड हे से खुलासा किया, न्यूक्लियर बम का लोकेशन और माइन का लोकेशन दोनों मेरे दिमाग में है। ये मेरी लाइफ इंश्योरेंस है। अगर तुम कोरियाई बाद में पीछे हट गए तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ओल्ड हे को यह बात चुभ गई, लेकिन मजबूरी में चुप रहा। जल्द ही वे उत्तर कोरिया के एक मिलिट्री बेस पर पहुंच गए। आदमियों ने चारों तरफ जांच की और रिपोर्ट दी। बाहर के सारे गार्ड हटा लिए गए हैं, सिर्फ कुछ लोग अंडरग्राउंड बंकर में छिपे हुए हैं। ये लड़ाई का कोई अनुभव न होने के बावजूद ओल्ड हे ने तुरंत अटैक प्लान बनाना शुरू किया। लेकिन ली जुनपिंग की नजर में यह प्लान छेदों से भरा था। उसने व्यंग्य से कहा, इतना समय बाहर घूम फिर कर क्या करोगे, सीधे पावर सप्लाई काट दो, दुश्मन अंधेरे में घबरा जाएंगे, फिर हम अंदर घुसकर काम तमाम कर देंगे। ओल्ड हे ने उसकी बात मान ली और प्लान को नए सिरे से बनवाया। सब सावधानी से बेस में दाखिल हुए, लेकिन जल्द ही दुश्मन को भनक लग गई और जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा हुआ कि आखिरी मौके पर पावर कट कर दिया गया। अंधेरे में ली जुनपिंग की मदद से स्थिति पलट गई और फायदा उनकी टीम को मिला। फिर ली जुनपिंग सबको लेकर अंडरग्राउंड लेवल 3 पर ले गया। एक कंटेनर के सामने रुककर वह अंदर चला गया। ओल्ड हे को शक हुआ कि कहीं जाल तो नहीं, लेकिन अंदर जाकर पता चला यह कंटेनर असल में छिपी हुई एलिवेटर थी जो कोर न्यूक्लियर बेस तक जाती थी। एलिवेटर 500 मीटर नीचे रुकी। दरवाजा खुलते ही सामने उत्तर कोरिया के 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड दिखे, सब देश के राष्ट्रीय खजाने स्तर के। ओल्ड हे और उसके आदमी हैरान रह गए। उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ताकत देखकर सब दंग थे। होश में आने पर ओल्ड हे ने तुरंत रेडिएशन चेक करने को कहा। ली जुनपिंग को शरारत न कर सके, इसलिए उसे एक खंभे से बांध दिया। टीम सीढ़ी चढ़कर मिसाइल हेड के पास गई। पहले प्रोटेक्शन बॉक्स हटाया, फिर आउटर कवर अलग किया, डेटोनेशन वायर काटे, कोर निकाला और उसे अपने लाए हुए डिवाइस में डाल दिया। लेकिन काम लगभग पूरा ही हुआ था कि अचानक ज्वालामुखी का दूसरा मैग्मा चैम्बर फट पड़ा, प्रोफेसर की भविष्यवाणी से भी पहले। समय बहुत कम बचा था। ओल्ड हे ने जल्दी से 5वां कोर फिट कर दिया, लेकिन छठा कोर ठीक उसी वक्त जाम हो गया। उसी पल बेस का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम चालू हो गया। दरवाजा बंद होने लगा। ली जुनपिंग चिल्लाया, जल्दी निकलो, सब भागो। टीम दुविधा में पड़ गई। 5 बम तो मिल गए, छठा छोड़ दो ना। लेकिन ओल्ड हे ने सख्त आदेश दिया, मिशन पूरा करना है। उसने रिंच उठाई। टीम के दिल धक धक करने लगे। पास खड़ा ली जुनपिंग पागल हो गया। उसने पूरी ताकत से जंजीर तोड़ी, लोहे की पट्टी तोड़ डाली और दरवाजे की तरफ दौड़ा। आखिरी पल में उसने मोटी ऑयल पाइप को दरवाजे में फंसा दिया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हो सका। सबने आखिरी कोर फिट किया और भागते हुए बाहर निकले। बाल बाल बचे। ली जुनपिंग ने अभी अभी सबकी जान बचाई थी, इसलिए ओल्ड हे ने दया दिखाई और कहा, जा तू आजाद है, लेकिन मैप दे जा। ली जुनपिंग मुस्कुराया, मैप तो मैंने खा लिया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये उसका रवैया इतनी जल्दी बदल गया कि ओल्ड हे को शक हुआ, ये साफ नियत वाला नहीं। दोनों में बहस चल रही थी कि अचानक ली जुनपिंग ने पीछे रेड लेजर देखा। उसने ओल्ड हे को खींचकर एक तरफ फेंक दिया। अगले ही पल गोलीबारी शुरू हो गई। टीम बिखर गई, कवर ढूंढने लगी। ओल्ड हे ने तुरंत ऑर्डर दिया, रबर बुलेट्स हटाओ, लाइव एम्यूनिशन लगाओ। लेकिन दुश्मन की फायरिंग बहुत तेज थी, कोई हमला नहीं कर पा रहे थे। 2 आदमी हाई ग्राउंड पर चढ़े और स्नाइपर स्कोप से दुश्मन की पोजीशन ढूंढी, लेकिन अगले ही पल दीवार ढह गई। दोनों दोस्त लापता। फिर बाकी टीम के सदस्य एक एक करके गिरते गए। ओल्ड हे भी बाल बाल बचा। गोली मानो आंखों वाली थी, सीधे उन्हें टारगेट कर रही थी। ली जुनपिंग शांत स्वर में बोला, उनके पास थर्मल इमेजिंग डिवाइस है, हम जहाँ भी छिपे वे देख लेते हैं। ओल्ड हे अचानक बाहर दौड़ा। ली जुनपिंग ने कभी ऐसा बेवकूफाना बिना टैक्टिक्स वाला अटैक नहीं देखा था। ओल्ड हे कार के ऊपर फिसला, चाकू निकाला, ऑयल टैंक में छेद किया, गैसोलीन बहने दिया, फिर गाड़ी स्टार्ट कर बीच में ले आया और टीम से ऑयल टैंक पर गोली मारने को कहा। वह खुद बाहर कूदा। गैसोलीन की लाइन जल उठी, पूरी आग की दीवार बन गई। थर्मल इमेजिंग काम करना बंद कर दिया। तभी पता चला हमला करने वाले अमेरिकी सैनिक थे। अमेरिका पहले से ही उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर बम पर नजर रखे हुए था। ओल्ड हे के चुराने का फायदा उठाकर उन्होंने मंटिस कैचिंग साइक्लोप वाला खेल खेला। मिशन फेल होने का अंदाजा लगते ही अमेरिकी सैनिकों ने छिपना छोड़ दिया। वे सीधे दक्षिण कोरियाई कमांड सेंटर में घुसे और सारी कमान अपने हाथ में लेने की मांग की। अमेरिकी राजदूत चेओंगवाड़े राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति को धमकाया। ओल्ड हे और टीम से न्यूक्लियर बम
सौंपने का आदेश दो। उसने कहा, तुमने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। अगर ये बम हमें सौंप दो तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारी मदद करेंगे, वरना तुम्हें वर्ल्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का हथियार बनाकर दुनिया में बदनाम कर देंगे। राष्ट्रपति चाहे माने या न माने, अमेरिकी सैनिक पहले ही उसकी गर्दन दबा चुके थे। प्रोफेसर जियांग ने देखा कि खेल खत्म तो बैग उठाकर भागने की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ सिर्फ ओल्ड हे और ली जुनपिंग ही बचकर निकल पाए। ओल्ड हे अभी भी अपने साथियों की चिंता में था। अचानक जिन साथियों के साथ उसने जान जोखिम में डाली थी, उन्हीं ने उस पर हमला कर दिया। जब ओल्ड हे को होश आया तो ली जुनपिंग किसी रहस्यमय व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा था और पुटियन शहर में मिलने की बात तय कर रहा था। ओल्ड हे गुस्से से चिल्लाया, मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? यह ली जुनपिंग अब छिपाने की जरूरत नहीं समझा। उसने कहा, मेरी और मेरी बेटी की भविष्य के लिए मैंने तुम्हें इस एक्सपर्ट को और न्यूक्लियर बम को विदेशी आर्म्स डीलर को बेच दिया है। ओल्ड हे ने समझाया, पागल मत बन, ज्वालामुखी फटने में सिर्फ 17 घंटे बचे हैं। अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो पूरा देश मिट जाएगा। लेकिन ली जुनपिंग अब दक्षिण कोरिया पर से भरोसा उठ चुका था। वह तो चाहता था कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। छोटा ली को सड़क किनारे ही तीसरी बार शौच करना पड़ा। ओल्ड हे ने यह देखकर चुपके से अपने हाथ में पड़ा बुलेट शेल को छपटा कर लिया और बातचीत का बहाना बनाकर स्क्रू खोलने की कोशिश करने लगा। सफलता बस हाथ में आ ही गई थी कि अचानक छोटा ली गायब हो गया। अगले ही पल छोटा ली ने कार का दरवाजा खोला और चेतावनी दी कि बेकार की जिद मत करो। लेकिन ओल्ड हे इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत लोकेटर निकाला और उसे मुंह में डालकर निगल लिया। छोटा ली ने पहले खुद अपने शरीर से दर्द सहकर लोकेटर निकाला था ताकि उसकी लोकेशन न पता चले, लेकिन अब ओल्ड हे ने इस बेशर्म तरीके से उसे आसानी से काबू में कर लिया। गुस्से से लाल होकर छोटा ली उसे मारने दौड़ा। ओल्ड हे ने फुर्ती से हथकड़ी तोड़ी और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। छोटा ली भी कम नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाकर कार पर चढ़ाई की और फिर दोनों में जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पास के ढलान में जा गिरी। सौभाग्य से आर्मर्ड व्हीकल काफी मजबूत थी, इसलिए दोनों की जान बच गई। छोटा ली ने अपनी ताकत के बल पर ओल्ड हे को फिर से बांध लिया। थककर चूर ओल्ड हे अब पूरी तरह टूट चुका था। वह अपनी पत्नी जीशियू का जिक्र करके बहुत उदास हो गया। उन्होंने तय किया था कि रिंचॉन द्वीप पर मिलेंगे, लेकिन जीशियू जैसे ही क्रॉस रिवर ब्रिज पर पहुंची, व्हाइट हेड पर्वत का दूसरा विस्फोट हो गया। पूरी पुल हिलने लगी और फिर बड़े पैमाने पर ढहने लगी। जीशियू ने कार से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। जब उसने बाहर देखा तो सुनामी जैसी बाढ़ तेजी से पुल की ओर बढ़ रही थी। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। जीशियू ने दूसरी तरफ से उतरने की कोशिश की, लेकिन वहाँ दूसरी कार ने दरवाजा जाम कर दिया था। अब संघर्ष बेकार था। वह पेट पकड़कर मौत का इंतजार करने लगी। सौभाग्य से जीशियू बच गई और रास्ते में एक अमेरिकी शरणार्थी वाहन को रोक पाई। पहले उसके पति के बॉस ने वादा किया था कि ऑपरेशन में शामिल होने के बदले उसकी पत्नी को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। अमेरिकी सैनिक ने दस्तावेज देखकर उसे कार में चढ़ने दिया। संयोग से प्रोफेसर जियांग भी उसी कार में थे, लेकिन परेशानी से बचने के लिए उन्होंने अच्छी अंग्रेजी बोलते हुए जीशियू की बात अनसुनी कर दी और मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ छोटा ली और ओल्ड हे 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को घसीटते हुए मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। तब सड़क किनारे एक हैंड कार्ट दिखी तो छोटा ली की आंखों में चमक आ गई। अगले दृश्य में छोटा ली आराम से हवा का मजा ले रहा था, जबकि ओल्ड हे इंसानी रिक्शा बनकर उसे खींच रहा था। अपने उस छोटे से जज्बे के लिए वह कुत्ते की तरह थककर भी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। रात होते होते बस आखिरकार रिंचॉन द्वीप पर पहुंच गई। सबने क्रम से अपने दस्तावेज दिखाए। प्रोफेसर जियांग ने अमेरिकी नागरिकता के आधार पर आसानी से पास कर लिया। जब जीशियू की बारी आई तो अमेरिकी सैनिक ने मना कर दिया, क्योंकि उसकी नागरिकता अभी अमेरिका द्वारा मान्य नहीं थी, इसलिए उसे जहाज पर चढ़ने का हक नहीं था। तभी ज्वालामुखी से उत्पन्न भूकंप फिर आया। लोग फिर से घबरा गए। अमेरिकी सैनिकों ने लोगों को भगाने के लिए हथियार तान दिए और हाई प्रेशर वाटर गन चला दी, लेकिन मौत के सामने लोग अब कुछ भी नहीं सुन रहे थे। सब चेक पॉइंट की ओर भाग रहे थे और जीशियू को बिल्कुल अनदेखा कर रहे थे। प्रोफेसर जियांग का दिल पिघल गया। वे दौड़कर उसे ले जाने लगे, लेकिन जीशियू ने मना कर दिया। वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। डर थी कि कहीं छूट न जाए। उधर उत्तर कोरिया में दोनों भूख से परेशान थे। ओल्ड हे ने पूरे दिन बैल की तरह मेहनत की थी। अब आंखों से हरा प्रकाश निकल रहा था। एक साधारण कोल्ड ड्रिंक की बोतल उनके लिए खजाना बन गई थी, लेकिन यह प्यार भरा पल ज्यादा देर नहीं टिका। अमेरिकी सैनिक फिर कुत्ते की तरह पीछे लग गए। व्हाइट हेड पर्वत के ज्वालामुखी विस्फोट से पुल ढह गया। कार जिस सड़क पर चल रही थी वह टूटने लगी। महिलाएं गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें टूटते पुल से बचना था और पीछे से चल रही गोलियों से भी। दोनों ने फ्रेम को कसकर पकड़ा। वे देखते रह गए कि पुल उनके सामने टुकड़ों में बंट रहा था। अमेरिकी सैनिक अभी भी आग में घी डाल रहे थे। क्या उन्हें भूल गया था कि फ्रेम में न्यूक्लियर बम है? जैसे ही टक्कर होने वाली थी, दोनों ने पूरी ताकत से फ्रेम ऊपर उठाया। इग्निशन डिवाइस जड़त्व के कारण वापस कार में गिर गया। बस कई कारों से टकराकर जबरन रुक गई। सवार लोग भी मौत के मुंह से बाल बाल बचे। इतने साथ जीने मरने के बावजूद भी सभी एक दूसरे से सतर्क थे। छोटा ली न्यूक्लियर बम बेचकर अपनी बेटी के साथ कहीं दूर भागना चाहता था। ओल्ड हे को अभी भी मिशन पूरा करना था, पूरे देश को बचाना था, लेकिन इसके लिए उसे छोटा ली के दिमाग में बनी मैप चाहिए थी। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो कार पुटियन शहर और माइन के चौराहे पर पहुंची। ओल्ड हे ने बंदूक नीचे रख दी। वह इस बेतु के मिशन में इसलिए आया था ताकि पत्नी को जिंदगी मिल सके। अब समय गिनती का था। जीशियू को बचाव जहाज पर चढ़ जाना चाहिए था। उसके पास अब कोई लगाव नहीं बचा था। उसने सोचा कि छोटा ली भी तो अपनी बेटी के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वह उसे मौत की ओर नहीं ले जा सका। उसने छोटा ली से माइन की मैप मांगी और दोनों अलग हो गए। लेकिन ओल्ड हे ज्यादा दूर नहीं गया था कि
की पत्नी का फोन आ गया। जीशियू ने शिकायत की कि तुम इतने खतरनाक जगह क्यों गए, हमारे होने वाले बेटे का क्या होगा। ओल्ड हे जवाब नहीं दे पाया। प्रोफेसर जियांग ने फोन छीन लिया और बताया कि ज्वालामुखी विस्फोट से भूगर्भ में बदलाव आया है। अब बेस्ट डेटोनेशन पॉइंट 9 नंबर माइन की जगह 7 नंबर माइन हो गया है। लेकिन छोटा ली ने सिर्फ 9 नंबर की लोकेशन बताई थी। यह सुनकर ओल्ड हे गुस्से से पागल हो गया। उसने गाड़ी मोड़ी और छोटा ली को पकड़ने की कोशिश की जो दूसरी सड़क से जा रहा था। दूसरी तरफ छोटा ली पुटियन शहर पहुंचा। चारों तरफ तबाही थी। उसे लगा कि बेटी मर चुकी होगी, लेकिन अचानक खंडहरों में उसकी बेटी दिख गई। पर बेटी की आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। छोटा ली बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने बेटी की बहुत कम परवाह की थी और आपदा के समय साथ नहीं था। बेटी उसे देखकर काट खाने को तैयार थी। जैसे ही छोटा ली बेटी से गले लगने की कोशिश कर रहा था, पीछे से कई गाड़ियां आईं। कुछ पूरी तरह हथियारबंद रहस्यमय लोग उतरे और न्यूक्लियर बम मांगने लगे। ये वही विदेशी हथियार तस्कर थे जिनसे छोटा ली ने गुप्त संपर्क किया था। जब उन्हें पता चला कि यहाँ बम नहीं है, वे बहुत गुस्सा हुए। छोटा ली ने बेटी को अपनी ढाल बनाया। तभी हमला शुरू हो गया। असल में अमेरिकी सेना भी इन न्यूक्लियर बमों के पीछे पड़ी थी और छोटा ली का पीछा करके यहाँ तक आ पहुँची थी। दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों को पता ही नहीं था कि सामने वाली टीम कौन है। अचानक ओल्ड हे हॉर्न बजाते हुए मैदान में दाखिल हुआ। वह तुरंत सबका ध्यान खींच ले गया। जब सबने देखा कि बैक साइड में न्यूक्लियर बम का इग्निशन डिवाइस है तो दोनों तरफ के लोग चिल्लाए, फायर रोक दो। ओल्ड हे ने सफेद रुमाल लहराया और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने का इशारा किया। न्यूक्लियर बम का इग्निशन डिवाइस। कार में ही काले कपड़ों वाले आदमी आगे बढ़कर जांच करने लगा, लेकिन उसे भयानक झटका लगा। इग्निशन डिवाइस पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। उसने तुरंत ओल्ड हे को आदेश दिया कि इसे जल्दी बंद करो। ओल्ड हे ने शांत स्वर में कहा, एक बार इग्निशन शुरू हो गया तो इसे रोका नहीं जा सकता। अमेरिकी सैनिकों को भी कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने 2 सदस्यों को आगे भेजा ताकि स्थिति की पुष्टि हो सके। ओल्ड हे पागलों की तरह बटन दबाता रहा। दोनों पक्ष फिर से हथियार तानकर आमने सामने खड़े हो गए। तभी ओल्ड हे ने बहुत शांतिपूर्वक कहा, इस इग्निशन डिवाइस पर जो टाइमर है वह ठीक व्हाइट हेड पर्वत के आखिरी विस्फोट के समय से मेल खाता है। जैसे ही समय शून्य पर पहुंचेगा, चाहे ज्वालामुखी फटे या न्यूक्लियर बम, यहाँ मौजूद हर कोई मर जाएगा। ये सुनते ही सबकी बोलती बंद हो गई। जो चीज पहले बहुत मूल्यवान लग रही थी अब जलता हुआ आलू बन गई। सबने तुरंत पलटकर पागलों की तरह वहाँ से भागना शुरू कर दिया। ओल्ड हे छोटा ली के पास आया और उससे अनुरोध किया, 7 नंबर माइन की एक नई मैप बना दो। मेरे आदमी थोड़ी देर बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को लेकर सुरक्षित जगह चले जाएंगे। मैं अकेला माइन में जाकर मिशन पूरा करूंगा। छोटा ली ने यह सब देखा। उसने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ फेरा। मन में बहुत सारा लगाव और विदाई का दर्द था, लेकिन आखिरकार उसने फैसला कर लिया, वह भी ओल्ड हे के साथ मिशन पूरा करेगा। इधर जीशियू ने प्रोफेसर जियांग से सारी बात सुनी कि ओल्ड हे क्या करने जा रहा है। वह अपने पति पर गर्व महसूस कर रही थी और बस यही दुआ कर रही थी कि वह सुरक्षित वापस आए और अपने बच्चे को अपनी आंखों से देख सके। कुछ ही देर बाद दोनों ज्वालामुखी के पास पहुंच गए। रास्ते में उड़ती रेत और पत्थरों से बचते हुए आखिरकार जागृत ज्वालामुखी उनकी नजरों के सामने आ गया। आग के गोले तोप के गोलों की तरह जमीन पर लगातार गिर रहे थे। ओल्ड हे ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी हथेलियां सफेद पड़ गईं। बस इतना कि वे 7 नंबर माइन तक सुरक्षित पहुंच जाएं। सौभाग्य से दोनों ने रास्ते में कई बार करवटें बदलकर छलांग लगाकर आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। मेन स्विच ऑन करने के बाद उन्होंने इग्निशन डिवाइस को एक छोटी गाड़ी में रखा और अंदर की ओर धकेलना शुरू किया। खदान के रास्ते बहुत उलझे हुए थे, लेकिन छोटा ली जैसे जीवित नक्शे के साथ वे हर बार सही रास्ता ढूंढ ही लेते थे। लेकिन जब वे आखिरी जगह पर पहुंचे तो लिफ्ट बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। समय तेजी से खत्म हो रहा था। तभी ओल्ड हे ने सुझाव दिया, केबल काट दो, नीचे गिरती लिफ्ट खुद ही डिवाइस को गहराई तक ले जाएगी। छोटा ली ने स्तब्ध होकर ओल्ड हे को देखा और बस इतना कहा, बम लगाने के बाद तुम मुझे रस्सी पकड़वा देना। लेकिन जैसे ही ओल्ड हे लिफ्ट से बाहर निकला, छोटा ली ने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को लिफ्ट के साथ बांध लिया। उसने कहा, नीचे जाकर मैं खुद इग्निशन चला लूंगा। वैसे भी मैं पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका हूँ, अब मुझे ही हीरो बनने का आनंद लेने दो। यह कहते ही छोटा ली ने फ्यूज जला दिया और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगी। ओल्ड हे बस देखता रह गया। वह मजबूरन बाहर की ओर भागा। नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। धूल का गुब्बार उड़कर सब कुछ ढक गया। छोटा ली भी छोटों से बेहोश सा हो गया, लेकिन उसने अपने बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। दांत भींचकर उसने इग्निशन डिवाइस को सही जगह पर रखा, फिर बॉक्स के सहारे बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा शांत मन से। जब ओल्ड हे जमीन पर पहुंचा तो पीछे उठते धूल के बादल को देखकर उसका मन भर आया। उस बहादुर सम्मानित साथी के लिए वह मर्दों के आंसू बहाने लगा। उसी समय प्रोफेसर जियांग ने भी यह बदलाव डिटेक्ट किया। धीरे धीरे स्थिर होती सुइयों को देखकर उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ओल्ड हे और उनके साथियों ने आपदा को रोक दिया है। इसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ने तेजी से आपदा के बाद पुनर्निर्माण शुरू किया। दोनों देशों के रिश्ते भी फिर से बेहतर होने लगे। ओल्ड हे ने छोटा ली की बेटी सुन्यू को गोद ले लिया। अब वे चारों, ओल्ड हे, जी शियू, उनका नया बच्चा और सुन्यू, सुखी और प्यार भरी जिंदगी जीने लगे।